यह वह ध्वनि है जो एक ध्वनि तरंग की होती है। लेकिन यह ध्वनि तरंग कैसे दिखती है? वैसे हवा जिससे ध्वनि तरंग गुजर रही है वह कुछ इस तरह से दिखती है। लेकिन अगर आप ध्वनि को एक और तरीके से देखना चाहते हैं तो हम इस स्पीकर को एक ऑसिलोस्कोप से जोड़ सकते हैं और यह हमें इस प्रकार का ग्राफ देता है। हम कहते हैं कि यह आकार ध्वनि तरंग को दर्शाता है, क्योंकि अगर हम हवा के एक अणु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम देखते हैं कि यह आगे पीछे गति करता है, ठीक साइन या फिर कोसाइन ग्राफ की तरह। यहाँ क्षैतिज अक्ष समय को दर्शाता है और ऊर्ध्वाधर अक्ष को उस हवा के अणु के विस्थापन के रूप में समझा जा सकता है जब वह आगे पीछे दोलन करता है। यहाँ केंद्र रेखा उस हवा के अणु की साम्यावस्था की स्थिति या फिर अविचलित स्थिति को दर्शाती है। साम्यावस्था की स्थिति, जिसे हम इंग्लिश में इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। अगर हम आवाज बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि दोलन बड़े होते जाते हैं और ध्वनि तेज होती जाती है। हवा के अणु का साम्यावस्था की स्थिति से अधिकतम विस्थापन यानी कि अविचलित स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। सावधान रहें, आयाम पूरे विस्थापन की लंबाई नहीं है, यह केवल साम्यावस्था की स्थिति से मापा गया अधिकतम विस्थापन है। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा ध्वनि तरंग का आवर्तकाल है। आवर्तकाल को उस समय के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हवा के एक अणु को एक बार पूरी तरह से आगे पीछे गति करने में लगता है। हम इस आगे पीछे की गति को एक चक्र कहते हैं, यानी कि एक साइकिल कहते हैं, और हम आवर्तकाल को सेकंड में मापते हैं। तो आवर्तकाल सेकंड की वह संख्या है जो एक चक्र पूरा करने में लगती है, और हम आवर्तकाल को दर्शाने के लिए कैपिटल टी का उपयोग करते हैं। अगर हम आवर्तकाल को कम करते हैं तो हवा के अणुओं को आगे पीछे दोलन करने में लगने वाला समय कम हो जाता है और ध्वनि के स्वर की तीव्रता या पिच बदल जाती है। हवा के अणुओं को आगे पीछे दोलन करने में जितना कम समय लगता है, हम उतनी ही ऊंची तीव्रता की ध्वनि को महसूस करते हैं। आवर्तकाल से गहराई से जुड़ी एक अवधारणा को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को 1/, आवर्तकाल से परिभाषित किया जाता है। आवृत्ति को हम अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसीलिए इसको दर्शाने के लिए हमने स्मॉल f का प्रयोग किया है। चूंकि आवर्तकाल प्रति दोलन सेकंड की संख्या है, इसलिए आवृत्ति प्रति सेकंड दोलनों की संख्या है। आवृत्ति की इकाई 1/सेकंड होती है और हम 1/सेकंड को हर्ट्ज कहते हैं। सामान्य ध्वनियों की आवृत्ति 100 या 1000 हर्ट्ज होती है। उदाहरण के लिए यह नोट, जो कि ए नोट है, यह हवा को प्रति सेकंड 440 बार आगे पीछे दोलन करवा रहा है। तो इस ए नोट की आवृत्ति 440 हर्ट्ज है। ऊंचे स्वरों यानी कि हायर नोट्स की आवृत्ति अधिक होती है और नीचे स्वरों की आवृत्ति कम होती है। मनुष्य निम्नतम आवृत्ति की ध्वनि जो सुन सकता है वो लगभग 20 हर्ट्ज तक सुन सकता है और अधिकतम 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। लेकिन अगर एक स्पीकर हवा को प्रति सेकंड 20,000 से अधिक बार आगे पीछे दोलन करवाए तो यह ध्वनि तरंगे बनाएगा, लेकिन हम उन्हें सुन नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए यह स्पीकर अभी भी एक स्वर बजा रहा है, एक नोट बजा रहा है, लेकिन हम इसे अभी सुन नहीं सकते। हालांकि कुत्ते इस स्वर को सुन सकते हैं। कुत्ते कम से कम 40,000 हर्ट्ज तक की आवृत्तियों को सुन सकते हैं। ध्वनि तरंगों में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ है। तरंगदैर्घ्य की अवधारणा यह है कि जब यह ध्वनि हवा के एक क्षेत्र से गुजरती है तो हवा के अणु कुछ क्षेत्र में एक दूसरे के पास संपीड़ित यानी कि संकुचित हो जाते हैं और अन्य क्षेत्रों में एक दूसरे से दूर दूर फैल जाते हैं। अगर आप दो संपीड़ित क्षेत्रों के बीच की दूरी निकालते हैं तो वह उस ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य होगी। चूंकि तरंगदैर्घ्य एक दूरी है तो हम इसे मीटर में मापते हैं। सावधान रहें, लोग अक्सर तरंगदैर्घ्य और आवर्तकाल को गलत समझ लेते हैं। ध्वनि तरंग का आवर्तकाल वह समय है जो हवा के एक अणु को एक बार आगे पीछे दोलन करने में लगता है। ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य हवा के दो संपीड़ित क्षेत्रों के बीच की दूरी है। लोग इन्हें गलत समझते हैं क्योंकि इस ध्वनि तरंग का ग्राफ बनाने का एक वैकल्पिक तरीका है। इस पर विचार करें। तरंग के हवा से गुजरने से पहले प्रत्येक हवा का अणु स्पीकर से कुछ अविचलित स्थिति रखता है, यानी कि साम्यावस्था की स्थिति रखता है, जिसे हम मीटर में माप सकते हैं। यह संख्या उस हवा के अणु की अविचलित स्थिति यानी कि साम्यावस्था की स्थिति को दर्शाती है। फिर जब ध्वनि तरंग गुजरती है तो हवा के अणु उस स्थिति से थोड़ा विस्थापित हो जाते हैं। तो एक वैकल्पिक ग्राफ जो हम बना सकते हैं वह हवा के अणु का विस्थापन बनाम उस अणु की साम्यावस्था की स्थिति का ग्राफ होगा। साम्यावस्था की स्थिति को हमने x से दर्शाया है और इसे हमने x अक्ष पर लिया है तथा हवा के अणुओं के विस्थापन को हमने y अक्ष पर लिया है। यह ग्राफ हमें किसी विशेष समय पर यह जानने में मदद करेगा कि अंतरिक्ष में उस विशेष स्थान पर हवा का अणु
कितना विस्थापित है। यह ग्राफ हमें दिखाता है कि कुछ क्षेत्रों में हवा अपनी संतुलन स्थिति से बहुत अधिक विस्थापित होती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में हवा अपनी संतुलन स्थिति यानी कि साम्यावस्था की स्थिति से बिल्कुल भी विस्थापित नहीं होती। इस प्रकार के ग्राफ में दो क्रमागत चोटियों के बीच की दूरी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य को दर्शाती है, न कि आवर्तकाल को, क्योंकि यह अंतरिक्ष में दो क्रमागत संपीड़ित क्षेत्रों के बीच की दूरी को माप रहा होता है। इसलिए सावधान रहें, ध्वनि तरंग के लिए विस्थापन बनाम समय ग्राफ यह दर्शाता है कि वह विशेष हवा का अणु समय के फलन के रूप में क्या कर रहा है, और इस प्रकार के ग्राफ पर दो क्रमागत चोटियों के बीच का अंतराल तरंग के आवर्तकाल को दर्शाता है। लेकिन विस्थापन बनाम स्थिति ग्राफ उस तरंग के साथ सभी हवा के अणुओं के विस्थापन का एक स्नैपशॉट दर्शाता है, और इस प्रकार के ग्राफ पर किसी विशेष समय पर दो क्रमागत चोटियों के बीच का अंतराल तरंग दैर्घ्य को दर्शाता है।